वेलकम टू वी लर्न। वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इंटरनल ऑडिटिंग एंड कंट्रोल, सेशन नंबर 4, and topic covered in this session, reporting requirement. Actually this session is totally regulatory session. मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि ऑडिट में रेगुलेशन की ज्यादा कमी रहती है, स्टूडेंट्स रेगुलेशन के बारे में अवेयर नहीं रहते, इसलिए एक एक्स्ट्रा सेशंस जो है मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें रेगुलेशंस, सेक्शंस, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस, ये सब आपको बताए जाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है स्किल्स बढ़ाने के लिए। और इसके नेक्स्ट सेशन से मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ऑडिटिंग का। तो ये जो सेशन है ये पूरी तरह से मैंडेटरी सेशन होता है, और जो ऑडिटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो कम इसके बारे में अवेयर होते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा इस सेशन से। सो टॉपिक टू बी रिकॉर्ड कवर्ड इन दिस सेशन, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट के अंदर, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंपनी एक्ट वंस अगेन, देन बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 209 ऑफ कंपनी एक्ट, एडवर्स कमेंट्स इन थिक टाइप और इटैलिक्स सेक्शंस 227 सब सेक्शन 3E, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स टाइप्स और इटैलिक्स सेक्शन 227 सब सेक्शन 3F, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड अदर प्रोविजंस, और नाउ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज bifurcated or classified in 3 parts: statutory requirement, auditing assurance standard, and statement of qualification in auditor's report. देखिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर हम 3 चीज हमें ऐड करनी चाहिए, 3 चीजों पर ध्यान देना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और रिपोर्ट बनाते समय। और वो 3 चीज क्या है? सबसे पहले स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मींस होता है कि व्हाट्स द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग एवरी आइटम्स और ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑल्सो, कि हर ट्रांजेक्शन के अंदर कंपनी एक्ट का कौन सा प्रोविजन लागू होता है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या रेंज है हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज की, पर्टिकुलर फंक्शंस की। जैसे सपोज डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन किस सेक्शन के अंदर, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, आपको यह पता होना चाहिए। आईटी एक्ट की ब्लॉक्स आईटी एक्ट ने बनाए हुए हैं डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने, कि किस ब्लॉक के अंदर कौन सा एसेट्स आता है और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने % होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज कंपनी एक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो जो अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किए हैं, ऑडिटर्स इज इंश्योर अबाउट द फैक्ट, अबाउट द शेड्यूलिंग सिस्टम्स, अबाउट द टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे प्रोविजंस हमारे स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे हम इनकम टैक्स प्रोविजन की बात करें तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इनकम टैक्स फाइलिंग रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी डेट कब उनको जो है फाइल करना था, कहीं टाइम एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया है। और सेल टैक्स की डेट्स अलग होती हैं, एक्साइज ड्यूटी की डेट्स अलग होती है, टीडीएस जो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो हम करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को, उसका डेट अलग होती है। इसी तरह से हम आईटी एक्ट 1961 में 115 जेबी यूज करते हैं। सेक्शन 115 जेबी क्या है? मैट का सेक्शन होता है, और मैट क्या है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है एडवांस फॉर्म में जमा कराया जाता है 10% ऑफ टोटल इनकम का। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इनकम टैक्स जब बताऊंगा उसमें सारे सेक्शंस को क्लियर करूंगा
कि किस तरह से मैट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर मैट की रिक्वायरमेंट भी आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मैट को कैलकुलेट कैसे किया है, कब उसको फाइलिंग करना था या करना चाहिए, ये सब चीजें आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी होती हैं कंपनी एक्ट की, टाइमली लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो दे शुड ऑडिटर शुड बी इंश्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। हमारे आईसीआई ने कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो दिए हैं, स्टैंडर्ड आपके दो तरह के हैं, एक आपके एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। तो एएस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों के बारे में ऑडिटर्स को जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में डील करती है तो आपको आईएएस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑडिटर्स को जो है इस चीज के लिए इंश्योर होना चाहिए कि कंपनी का जो वर्क है वो कहां तक है, क्या उसकी लिमिटेशंस है। एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब क्वालिफिकेशन रिपोर्ट्स क्या होती है कि जो भी आपने देखा एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग, कहीं से भी आपको कोई डाउट हुआ, आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस भी आस्क किए मैनेजमेंट से, बट यू आर नॉट सेटिस्फाई ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको लिखना क्वालिफाइंग रिपोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है या नेसेसरी होता है। तो इस तरह की चीजें हम रिपोर्ट के अंदर हमें लिखनी है कि कहां से आपको प्रॉब्लम्स हुई है या कहां से आप संतुष्ट नहीं है कंपनी के अकाउंट से, तो वो आपके क्वालिफाइंग रिपोर्ट्स के अंदर आएगा या स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर आता है। स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब यहां पर क्लियरली मैंने इनको डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहले स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपके चार तरह के हो सकते हैं, जिसमें कंपनी एक्ट मींस एज द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसरी होता है किसी भी कंपनीज के लिए कि वो उसको फॉलो करे, जिसके एग्जांपल मैं अभी प्रीवियस स्लाइड्स में दे चुका हूं। नेक्स्ट इज आईआरडीए रेगुलेशन। आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जो कंपनीज इंश्योरेंस में डील करती हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आईआरडीए के रेगुलेशंस क्या हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पर्टिकुलर कंपनी ने उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट इज अदर्स लाइक एससीआरए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक्सेट्रा। ये दूसरी कंपनीज में अगर हम ऑडिट करते हैं तो उनके लिए है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, आईसीआरए है, एंड नेक्स्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, अगर हम आरबीआई का कर रहे हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हम यूज कर सकते हैं। 1949 के अंदर क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और ये इंश्योर करना है कि एज पर द बैंकिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंक ने जो भी काम किया है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एडॉक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी है। कंपनी एक्ट के अंदर क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, यहां पर देखिए। सबसे पहले कंपनी एक्ट 1956 में हम सेक्शन 227 सब सेक्शन 1A को देखते हैं। 1A में क्या है? इंक्वायरी बाय ऑडिटर, कि ऑडिटर के द्वारा जो भी ऑडिट की जाती है उन सब की इंक्वायरी करनी है 1 by 1। जैसे सपोज कोई सेल हुई है और सेल के लिए उसको इंक्वायरी करनी है कि हु इज ऑथराइज्ड पीपल्स, ऑथराइज्ड पर्सन, सिग्नेचर के बारे में ही कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी भी लीज रेंट में कोई एसेट्स लिया गया है उसकी इंक्वायरी कर सकता है, किसी एग्रीमेंट की इंक्वायरी कर सकता है। तो ये सब के सब ऑडिटर्स की इंक्वायरी के बारे में सेक्शन 227 1A होता है। इसी तरह से सेक्शन 227 सब सेक्शन 2 है, जो रिपोर्ट बाय ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट को फॉलो करता है, और उसी के अंदर सेक्शन 227 सब सेक्शन 3, 227 सब सेक्शन 4 है। ये तीनों सेक्शन जो है आपकी रिपोर्ट्स को बताते हैं कि आपको रिपोर्ट्स किस तरह से लिखनी है, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है,
ये सेक्शंस आपके तभी लागू होंगे जब इन केस ऑफ नेगेटिव फाइंडिंग, सेक्शन 227 सब सेक्शन 2, 227 सब सेक्शन 3, 227 सब सेक्शन 4A, ये केवल आप तभी अप्लाई करेंगे जब इन केस ऑफ नेगेटिव फाइंडिंग, कि आपने नेगेटिव फाइंडिंग किया है, नेगेटिव आपको फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में दिखे हैं, तब आप इन सेक्शंस के अंदर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सेक्शन 227(1)A कंपनी एक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है पहले लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस को हम चेक करते हैं, और लोन एंड एडवांस में आपको क्या बताना है। अब लोन एंड एडवांस में पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लोन एंड एडवांस किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेदर लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कि जो भी लोन हमने लिया है या दिया है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मीन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी हमने रखी है या सिक्योरिटी हमने प्लेज की है वो कितनी की है, क्या इट इज इक्वल टू द अमाउंट और अनइक्वल टू द अमाउंट, ये हमें इंश्योर करना है। एग्रीमेंट कब एक्सपायर हो रहा है, कब उसकी मेच्योरिटी डेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या इंटरेस्ट टाइमली पेड है या नहीं है, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, यदि आउटस्टैंडिंग है तो क्यों है, इस बात की जानकारी ऑडिटर्स को करनी है। जो लोन एंड एडवांस लिया गया था उसका एग्रीमेंट चेक करना है कि वो किस लिए लिया गया था, क्या उसकी क्या जरूरत थी, उस जरूरत के बारे में ऑडिटर को इंश्योर होना है। और ऑडिटर ये भी पूछ सकता है क्या ये जरूरी था, क्या सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया है, किस डेट को लिया है, डेट मेंशन है या नहीं है, ये चीज लोन एंड एडवांस में ऑडिटर इंश्योर करेगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन, और किन टर्म्स और कंडीशंस पर लोन लिया गया, क्या दूसरे मार्केट से अगर लोन लिया जाता तो वो चीप एंड बेस्ट हो सकता था, ये वो सजेशंस दे सकता है। हालांकि ऑडिटर्स का जो रोल होता है एक वॉच डॉग की तरह होता है, एक रखवाली करने वाला कुत्ता जो होता है उस तरह से ऑडिटर का रोल होता है। उससे जब पूछा जाएगा वो तभी अपनी रिपोर्ट अपना सजेशन देगा, लेकिन फिर भी ऑडिटर्स को चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहे कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स आस्किंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, तो वो इजीली उनको दे सके सजेशन। सेकेंड पॉइंट, वेदर ट्रांजेक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज आर नॉट प्रीजुडिशियल। दूसरी चीज होती है कि जो ट्रांजेक्शंस बुक में रिप्रेजेंट किए गए हैं वो ठीक ढंग से किए गए हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनके सपोर्टिंग वाउचर है या नहीं है, वाउचर है या नहीं है, वाउचर से एंट्री का मेल खाता है कि नहीं खाता, डेट स्पेसिफाई है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है, रेवेन्यू स्टैंप्स मोर देन 5000 जो हम यूज करते हैं वो है या नहीं है, अगर हमने पेमेंट किया है तो, डेट जो है सेम है या नहीं है, कहीं डेट में कोई डिफरेंस तो नहीं है, और जो भी वाउचर्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ड्यूली साइंड है या नहीं है। तो ये सब चीजें हम बुक एंट्रीज के टाइम पर देखेंगे। देन इन केस ऑफ कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, सिक्योरिटीज सोल्ड बिलो द परचेज प्राइस, ये चीज देखनी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को छोड़ करके बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने सिक्योरिटीज कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिलो द परचेज प्राइस पर सेल की है, तो इस केस में ऑडिटर आर आस्किंग द क्वेश्चन और पुट अप द क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट कि व्हाई दे आर सोल्ड द सिक्योरिटीज बिलो द परचेज प्राइस, क्या इज इट नेसेसरी और इज इट अप्रूव्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सारे क्वेश्चंस वो जो है आस्क कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग बाय द ऑडिटर्स ऑन द रियल ग्राउंड। रियल ग्राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से या कंसर्न अथॉरिटी से। तो ये सब चीजें आपके कंपनी एक्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 227 सबसेक्शन 1A में होते हैं। देन सेक्शन 201A वंस अगेन
नेक्स्ट इज वेदर लोन इन एडवांस सोन एज डिपॉजिट्स। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि ये जो है लोन एंड एडवांस है वो डिपॉजिट्स में शो किया गया है कि नहीं किया गया। वेदर पर्सनल एक्सपेंस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, क्या पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज किया गया है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होता है और ड्राइंग को ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये इंश्योर ऑडिटर को करना है। नेक्स्ट, वेदर कैश रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट, इफ नॉट वेदर पोजीशन इज बी बैलेंस शीट नॉट मिसलीडिंग। थर्ड थिंग्स इसके अंदर क्या है कि जो कैश रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, कहीं कैश रिसीव तो नहीं हो रहा है, कैश से तो हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं, जिससे कि बैलेंस शीट की पोजीशंस मिसलीड करने वाली बन जाए, इस तरह का कोई वर्क तो नहीं किया जा रहा है। ऑडिटर आर इंश्योरिंग दीज फैक्ट। सेक्शन 227 टू कंपनीज एक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू। देखिए सबसे पहला सेक्शन 227 सब सेक्शन 2 के अंदर जो ऑडिटर्स का वर्क होता है वो है ट्रू एंड फेयर व्यू। और ट्रू एंड फेयर व्यू से मतलब क्या है कि जो भी कंपनी ने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वो एज पर द कंपनी एक्ट करेक्ट है। इट इज द व्यू और इट इज बाय द व्यू ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के व्यू से वो बिल्कुल ठीक है, ये उसे चेक करना होता है। इसमें वो क्या देता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट और लॉस, इन चीजों को देखेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस जितने भी हम करेंगे, लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस, लाइक चेंज ऑफ करंट एसेट्स यानी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सभी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो उनका व्यूज क्या है, एज पर द ओपिनियन वो जो है ठीक है या नहीं है, उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है वो साउंड अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को वो इंश्योर करता है। एंड सेकेंड इज प्रॉफिट एंड और लॉस के इंटरप्रिटेशन जो हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और ये दैट इज इंश्योर्ड बाय द ऑडिटर बाय सीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड एवरी एलिमेंट, नॉट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीइंग इज ए complete part of the audit, but auditors are ensured each and every items that is debited or credited into the profit and loss account। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे इसमें डाला गया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट मे बी पॉसिबल। कोई कैपिटल काइंड की रिसीट जो है क्रेडिट तो नहीं की जा रही है, कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंस हाई रेंज में हाई तो नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स प्रोविजंस है, स्टॉक वैल्यूएशन जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से की गई है, एज पर द कंपनी एक्ट और एएस के अकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई है, ये सब चीज इंश्योर करने के बाद ऑडिटर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को इंश्योर करना है कि कंपनी को प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देन सेक्शन 227(3) सब सेक्शन 3 के अंदर ये चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहले ही हैज ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जैसा मैं बता रहा था कि ऑडिटर इज आस्किंग वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट, टू द सपोर्टिंग स्टाफ और टू द not supporting staff बल्कि subordinates and to the managers or any particular authorities who is responsible for the particular fact. Proper books of accounts has been kept. दूसरी चीज उसको इंश्योर करनी है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स को तैयार किया है या नहीं किया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वेयर द कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स एंड रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल, ऐसी कंपनीज की हम ऑडिट कर रहे होते हैं जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नेसेसरी होता है, मैंडेटरी है, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है।
इसके बाद रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, रिसीव्ड एंड हाउ डील विद, और उससे जो है हमें रिसीव मिली है और हम उनको जो है किस तरह से डील करें। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट जो है वो किस तरह के, वो जो है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी एक्ट है या नहीं है, या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI है या नहीं है, इस चीज को इंश्योर करना होता है सेक्शन के अंदर। देन सेस पेबल अंडर सेक्शन 441A हैज बीन पेड, इफ नॉट तो अमाउंट नॉट पेड। अगर पे कर दिया है ठीक है, नहीं किया है तो वो कितना अमाउंट पे करना है वो आउटस्टैंडिंग में उसको इंश्योर करे, और क्यों नहीं किया है उसका रीजन स्पेसिफाई करे। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 274(1)G, और डायरेक्टर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन है या डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रही है उस चीज को भी वो इंश्योर करे। एडवर्स कमेंट इन थिक टाइप्स ऑफ इटैलिक्स, और जो एडवर्स कमेंट हैं यानी ऑर्गेनाइज जो चीज एज पर द नॉर्म्स ऑफ एक्ट नहीं है या मैंडेटरी नहीं है जो होनी चाहिए थी, तो उसको जो है या तो हाईलाइट करके लिखे या जो है इटैलिक्स टाइप से लिखे, ताकि मैनेजमेंट एज वेल एज द शेयर होल्डर्स उसको इजीली फाइंड कर सके, इजीली रीड कर सके। देन बैलेंस शीट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें वो चेक करेगा कि जितने भी एग्रीमेंट कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ किए हैं उनकी क्या पोजीशंस है, क्या प्रोविजंस हैं, क्यों किए गए हैं, क्या उनका लीगल बेस है या लीगल बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज वो जो है सेक्शन 227 सब सेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर्स इंश्योर करेगा। Books of Account Section 209 of Companies Act. Every company shall keep as its registered office proper books. हर कंपनी से ये रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी से ये गुजारिश है कि वो जो है अपनी सभी रजिस्टर्ड और अपनी बुक्स जो है अपने हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन की है वहां पर रखे। इफ नॉट एट रजिस्टर्ड ऑफिस नोटिस टू ROC विद इन 7 days इन फॉर्म 23AA। अगर नहीं रखी है तो ROC को 7 दिन के अंदर फॉर्म 23AA के अंदर अनाउंस करे, नोटिस भेजे कि हमने अब बुक्स को हेड ऑफिस में नहीं रखा है। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मैंडेटरी, और हर कंपनी को की रिक्वायरमेंट है कि वो एक्यूरल बेसिस को यूज करे। अकाउंटिंग जो भी की जा रही है वो एक्यूरल बेसिस में की जाए। दैट मीन्स कैश एंड क्रेडिट दोनों के अंदर ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिकमेंडेड बाय ICAI as may be prescribed by the central government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standard. At present, accounting standard issued by ICAI are the standard referred to in section 211(3). आजकल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो सोल ऑथराइज्ड बॉडी है वो ICAI है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Institute of Chartered Accountant of India issued various kinds of accounting standard to development of the accounting work. अकाउंटिंग वर्क में डेवलपमेंट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ICAI जो है आजकल रेस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो ही वेरियस काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड इशू करता है जिससे कि हमारे अकाउंटिंग का विकास हो, अकाउंटिंग प्रोफेशन का विकास हो, और वैल्यूएशन या अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आए, ये उसका पर्पज होता है। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मैंडेटरी, और एक्यूरल बेसिस जो है जरूरी होता है अंडर सेक्शन 211 सब सेक्शन 3C के अंदर। और किस हर कंपनी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी इशूड किए गए हैं ICAI के द्वारा उनको कॉम्प्लायंस करे, उनको बेसिस माने एट द टाइम टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। एडवर्स कमेंट इन थिक टाइप और इटैलिक सेक्शन 227 सब सेक्शन 3
observation of auditors which have any adverse effect on the functioning of the company need to be given in bold or italics. जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी नेगेटिविटी ऑडिटर्स फाइंड करता है एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग, तो उस फैक्ट को उसे या तो मोटे अक्षर में या इटैलिक्स अक्षर में या हाईलाइटेड करके या बोल्ड करके, जैसा भी वो फिट समझता है उस तरह से उसे देना है. नो डेफिनेशन ऑफ फ्रेश एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इन द कंपनी एक्ट. और कोई डेफिनेशन या फ्रेजेस हमें नहीं देने हैं, बल्कि जो आपने इंश्योर किया है, जो आपने चेक किया है, उसी को आप देंगे. एनी स्पेशल कमेंट ऑन मैटर गिवन इन सेक्शन 227(1)(a में बी गिवन इन बोल्ड और इटैलिक. अगर आपको सेक्शन 227(1)(a के अंदर कोई फैक्ट देने हैं स्पेशल टाइप्स के, तो उसको भी वो दे सकते हैं अंडर सेक्शन 227 सब सेक्शन 3 के अंदर. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स टाइप और इटैलिक सेक्शन 227(3) है. ये सेक्शन जो है डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन को बताता है कि ऑडिटर्स ने ये इंश्योर किया या ऑडिटर को इस तरह की का समझ आया. वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर अंडर सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन G. डिस्क्वालिफिकेशन टू बी कंसिडर्ड ओनली एट बैलेंस शीट डेट. और डिस्क्वालिफिकेशन आप बैलेंस शीट डेट के टाइम पर ही कंसीडर कर सकते हैं. नॉट एप्लीकेबल वेयर डायरेक्टर्स आर डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली. लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कंसीडर नहीं की जाएगी. ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर्स. और ऑडिटर्स को चाहिए कि अपने अपॉइंटमेंट के लिए, अपने सिलेक्शंस के लिए ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म. रिटर्न फॉर्म जो है कंपनी और डायरेक्टर्स दोनों से ले. सेस पेबल सेक्शन 441(a of Company Act. Whether the cess payable under section 441(a) has been paid, and if not, the details of amount of cess not so paid has to be reported by the auditors. No rule promulgated so far by the central government in relation to cess. Statutory Requirements Companies Act section 227(4)(a) Companies Act. कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2003 इस सेक्शन के अंदर आता है. ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS 28, यानी द ऑडिटर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28. द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट शुड स्टेट that financial statement are the responsibility of the entities of management. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है. रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द ऑडिट. और रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर को स्कोप भी बताना है. स्कोप मीन्स कि उसका एरिया क्या था, उसका क्षेत्र क्या था. कई बार हम क्या करते हैं, पार्शियल ऑडिट भी कराते हैं, जैसे स्टॉक ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट. तो ये हमारी पार्शियल ऑडिट होती है कि हम केवल एक पार्ट की ऑडिट की है, तो उसके बारे में भी ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है. द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म टू ऑब्टेन रेस्पॉन्सिबल एश्योरेंस. वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. Report should include a statement that the audit provides a reasonable basis for his opinion. Report should clearly indicates, report के अंदर की ये चीज clearly indicate होनी चाहिए कि the financial report framework used to prepare the financial statement and state the opinion on true and fair views. ये किसी भी ऑडिटर से ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि वो ये इस बात को क्लियर करे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाया गया है वो एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ ICAI स्टैंडर्ड के है और कंपनी एक्ट के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो अपने ओपिनियंस को स्टेट करेगा. रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क and possibility adjustment
to the financial statement had there not been limitation on the scope. यदि जरूरी होता है, यदि ऐसा उसे प्रतीत होता है, तो रिपोर्ट के अंदर ये डिस्क्राइब करे, अपने स्कोप की लिमिटेशन बताए और उसको एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी को भी स्टेट करें. लिमिटेशन ऑन स्कोप में ये दो चीज हो सकती हैं. सबसे पहले लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय एंटिटी एंड लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस. कि एक तो यह है कि जो एंटिटी, यहां पर एंटिटी वर्ड जो है मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन बना करके दी है कि आपको केवल स्टॉक ऑडिट करनी है, इन्वेंट्री की ऑडिट आपको करनी है, तो दैट इज अ लिमिटेशन. या आपको एनर्जी ऑडिट करनी है, या आपको एफिशिएंसी ऑडिट करनी है, या आपको कॉस्ट ऑडिट करनी है, या आपको बैलेंस शीट ऑडिट करनी है. तो देयर आर सो मेनी ऑडिट, पार्शियल ऑडिट. तो अगर मैनेजमेंट इस तरह की इंश्योरिटी देता है तो वो लिमिटेशन आपकी एंटिटी कहलाएगी. लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन ऐसी आ जाती है जो कि ऑडिटर को जो है खुद ही अपनी लिमिटेशन बनानी है. दैट मीन्स आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल अकाउंट को प्रेजेंट करना है, या रिपोर्ट्स बनानी है, या डिसीजंस लेने हैं. तो आप उसमें सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने वर्क को डिवाइड करते हैं और जिस डेट को आपको डेट फर्निश करनी है, रिपोर्ट फर्निश करनी है मैनेजमेंट के लिए, कंपनी लॉ बोर्ड के लिए, तो आप उस तरह से लिमिटेशन बना लेते हैं. तो ये इस सेक्शन के अंदर आती है. लिमिटेशन ऑन स्कोप में क्वालिफाइड ओपिनियन. वी डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंट्रीज. हम इस तरह से, दैट इज अ परफॉर्मा, नॉट एनी यूनिक आइडेंटिटी. We did not observe the counting of the physical inventories as on 31st March 2005, since that date was prior to the time we were appointed auditors of XYZ Limited. Owing to the nature of the entity's records, we were unable to satisfy ourselves as to inventory quantities by other audit procedures. In our opinion, and to the best of our information, and according to the explanation given to us, subject to the effect of such adjustment, if any, as might have been determined to the necessary, had we been able to satisfy ourselves as to physical inventory quantities, the financial statement give a true and fair views. इस तरह से आप रिपोर्ट को लिख सकते हैं. Then limitation on scope, disclaimer of opinions. लिमिटेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि डियर मैनेजमेंट, डियर पर्टिकुलर कंपनी, we were not able to observe all physical inventories and confirm account receivables due to limitation placed on the scope or work by the entity or by the management. Because of the significance of the matter discussed in the preceding paragraph, we do not express an opinion on the financial statement. तो इससे क्या होता है, आप कोड ऑफ कंडक्ट से बच जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, डिसएग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी. ये आपके दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड्स, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स. Disagreement on accounting policy, inappropriate accounting method, qualified opinion. As stated in note X of schedule to the financial statement, hire purchase sales have been treated as outright sales by the entity and contrary to accepted accounting practice. The entire profit thereon has been taken into account. This has resulted in the profit for the year, inventories and reserves and surplus being overstated by rupees so and so. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, subject to the effect on financial statement of the matter referred to in the preceding paragraph, the financial statement give a true and fair view. Disagreement on accounting policy, inadequate disclosure, qualified opinion को किस तरह से लिखेंगे? On 20th December 2004, ABC Limited issued debentures worth ₹50 crore for the purpose of financing plant expansion. The debentures agreement restrict the payment of future cash dividends to earning after 31st March 2007. In our opinion, disclosure of this information is required
by this amount in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, subject to the omissions of information included in the preceding paragraph, the financial statement give a true and fair view. Qualification and auditors report. Subject matter of qualification not so material to affect the true and fairness of whole of account and so material that affect the overall truth and fairness. तो इस तरह से हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको. नॉट सो मटेरियल में, नॉट सो मटेरियल मींस रेलिवेंट एंड रेलिवेंट, दो तरह के फैक्ट हैं हमारे. रेलिवेंट के अंदर आप लिखेंगे टू इफेक्ट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द होल ऑफ अकाउंट एंड नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट के अंदर दैट इफेक्ट द ओवरऑल ट्रूथ एंड फेयरनेस. It is appropriate for the auditors to express true and fair view subject to the qualification. And relevant के अंदर it would not be appropriate for the auditors to express true and fair view subject to the qualification. Materiality, not so material to affect the truth and fairness of the whole of accounts. Issue audit report subject to qualification and so material that affect the overall truth and fairness, either adverse opinion or disclaimer of opinions. Materiality, auditing in assurance standard 13, audit materiality information is material if its misstatement or omission or erroneous statement could influence the economic decisions of users taken on the basis of financial information. Audit material AAS 13, information is material if its misstatement or omission or erroneous statement could influence the economic decisions of users taken on the basis of financial information. Don't in relation to qualification in auditor's report, qualifying report by reference to a report made in an earlier year because all the shareholders may not have access to such report. The position of advance to MSPQ Limited to rupees 5 crores remain the same as explained in our last report. Vague statement, the effect of which upon the account is not ascertainable. The debit balance are subject to confirmation or we have accepted the certificate signed by the managing director that stocks are realizable at the value stated in the balance sheet. Qualification in the report which do not contain any real objection on the part of the auditors. No provision for taxation has been made in view of the net loss shown in the profit and loss account, or no depreciation has been provided as the factory has not yet gone into production. The above statements are statements of facts only and may be given in notes to the accounts at the time of audit. And now do it yourself. What is the provision of statutory audit in company and explain various provisions of company for audit. And that's it from session number 4. Thank you.